ठीक है। ये हमने साइकोडोसिस कवर कर लिया। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की हमने बात की थी अभी कि हमारे पास एनवायरमेंटल, जेनेटिक और टोबैको स्मोकिंग हो सकता है। प्रोग्रेसिव डिजीज है, क्रॉनिकली होता है। पहले हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, फिर हमारे पास फाइब्रोसिस में डेवलप करता है, कफ होती है जो कि नॉन प्रोडक्टिव होगी। प्रोग्रेसिव डिस्निया द मेन कॉज यहाँ पर, ठीक है। क्रैकल्स हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही है जो कि रिजॉल्व नहीं करते विद कफ, ठीक है। रिमेंबर ये कफ सर रिजॉल्व नहीं करते, और क्लबिंग भी हो सकती है। डायग्नोसिस हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, चेस्ट टेस्ट से भी हमारे पास हनीकॉम अपीयरेंस होता है, एंड बाकी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब एरिथीमा नोडोसम की बात की थी ना, तो नोडोसम याद रखना कि उसके निमोनिक से याद रखना नो कॉज फाउंड, यूजली इडियोपैथिक होता है, या तो ड्रग्स हो सकती हैं। ड्रग्स में याद रखना कि हमारे पास सल्फेनामाइड और मोक्सिसिलिन होता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से हो सकता है। साइकोडोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स या पेस्टिस, ये सब एक ही में आ गए, ठीक है। माइक्रो में हो सकता है, माइक्रो में हमारे पास TB, HSV वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेन जो याद रखने वो ये याद रखना कि साइकोडोसिस, TB, फंगल इन्फेक्शन और स्ट्रेप में हमारे पास एरिथीमा नोडोसम होता है। चेस्ट एक्सरे विद बायलेटरल लिम्फेडेनोपैथी में TB और साइकोडोसिस सबसे ऊपर रखना, फिर मैलिग्नेंसी और लिम्फोमा। एरिथीमा मल्टीफॉर्म और एरिथीमा ये जो है क्रॉनिक कम माइग्रेंस, पता नहीं मैंने क्या लिखा। माइग्रेंस वाले जो होते हैं वो हमारे पास सिर्फ लाइम डिजीज़ में होते हैं, और मल्टीफॉर्म जो होते हैं हमारे पास हेर्पीस में होते हैं और माइकोप्लाज्मा भी होते हैं। माइग्रेंस मेरे ख्याल से उसमें भी होते हैं, क्या कहते हैं, रिमेटिक फीवर में भी होते हैं, स्ट्रेप इन्फेक्शन में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर याद रखना कि निमोकोनियोसिस में हमारे पास ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है। ऑक्यूपेशनल में मतलब कि हमारे पास कोई ऑक्यूपेशन में काम कर रहा होगा, इसका हमारे पास स्मॉल फाइब्रोजेनिक पार्टिकल्स से होगा एक्सपोजर, की वजह से हमारे पास इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो रहा होता है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ याद रखना कि एस्बेस्टस जो होता है वो हमारे पास रूफ से आता है, ठीक है, क्योंकि हमारे ज़्यादा इंसुलेशन यूज़ हो रहा था, तो हमारे पास जो एस्बेस्टस रूफ में लगता है मगर वो करता है बेस को अफेक्ट है, मतलब कि लोअर लोब में, ठीक है। सिर्फ एस्बेस्टस की एक वो है एक्सेप्शन है जो कि लोअर लोब्स में अफेक्ट कर रहा था, मगर बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे अपर लोब्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम पहले अगर इसकी बात ही कर लें, एस्बेस्टस की बात ही कर लें, तो हमारे पास लोअर लोब ऑफ लंग को अफेक्ट कर होता है। ये क्योंकि इंसुलेशन यूज़ हो रहा था, तो ये साथ हमारे पास प्लम्बर्स में, शिपयार्ड वर्कर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में यूज़ हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कहता क्या है, अगैन वही बात है, फाइब्रोसिस करवा रहा होगा जो कि हमारे पास लंग की भी करवा सकता है, प्लूरा की भी करवा सकता है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि जो हमारे पास एस्बेस्टस है ना, उसकी ये बात है कि हमारे पास लंग और प्लूरा पे दोनों पे ये करता है इफेक्ट, ठीक है। तो फाइब्रोसिस भी दोनों पे करवाता है और कैंसर भी दोनों का करवा सकता है, लंग का भी और प्लूरा का भी, ठीक है। तो अगर प्लूरा का करवाएगा तो हमारे पास प्लूरल फ्यूजन का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हमारे पास प्लूरा की कैंसर की बात करें तो उसको मेसोथेलियोमा कहते हैं, मगर लंग कैंसर इज मोर कॉमन देन प्लूरल कैंसर इन केस ऑफ एस्बेस्टस। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो हमारे पास आइवरी वाइट, रिमेंबर ये टर्म आइवरी वाइट, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस एज वेल, ठीक है। आइवरी वाइट नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कैल्सिफाइड सब डायफ्रेगमेटिक एंड फ्लूइड प्लैक्स नज़र आ रहे होते हैं, ये, ठीक है। ये हमारे पास सब डायफ्रेगमेटिक है, डायफ्राम ये नीचे है, ठीक है, और इसके भी प्लैक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये प्लैक्स बेसिकली हमारे पास एस्बेस्टस में नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या करता है, लोअर लोब्स को अफेक्ट करता है। लोअर लोब इज क्लोजर टू द डायफ्राम पीपल, तो हमारे पास जहाँ, ओह माय गॉड, जहाँ पर ये डायफ्राम है और ये हमारे पास लंग्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सब डायफ्रेगमेटिक, नॉट यहाँ पर बिल्कुल डायफ्राम के पास यहाँ पर हमारे पास सब डायफ्रेगमेटिक प्लैक्स नजर आते हैं जो कि आइवरी वाइट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको कैल्सिफाइड होते हैं, इसलिए आइवरी वाइट कहते हैं। यारा उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमारे पास मेजर जो बात है एस्बेस्टस बॉडीज नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। हमारे पास गोल्डन ब्राउन होती हैं, ये अगर हम इसको प्रशियन ब्लू स्टेट में डालते हैं तो हमारे पास ऐसे रॉड लाइक नज़र आती हैं, ठीक है। वैसे हमें गोल्डन ब्राउन नज़र आती हैं, ठीक है। तो गोल्डन ब्राउन फिजी फॉर्म जो होंगी एस्बेस्टस बॉडीज़ होंगी, मगर हमारे प्रशियन ब्लू स्टेट में ऐसे नज़र आती हैं, मतलब रॉड लाइक नज़र आती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है सिलिकोसिस, कोल वर्कर और ब्रेलोसिस, जो कि हमारे पास अपर लोब ऑफ लंग को फिट करते हैं। कोल वर्कर्स में ऐसे नेम सजेस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू कोल, ठीक है। कोल में क्या होता है, कार्बन लेडन माइक्रोफेजेस नज़र आ रहे हैं। कार्बन हमारे पास ब्लैक होता है, तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली ब्लैक लंग डिजीज़, ठीक है। इसे याद रखना कि कोल में कार्बन होता है काला। जब वो मैक्रोफेजेस खाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, काले, और जब वो भी काले हो जाएंगे तो पूरी लंग क्या हो जाएगी, ब्लैक लंग डिजीज़ होता है, ठीक है। इसको इसलिए नहीं कहता वैसे ब्लैक लंग डिजीज़, मगर दैट्स हाउ आई मेड सेंस, सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर इट एज वेल, ठीक है। कार्बोनेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस जहाँ पर भी होंगे वहाँ इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जाहिर मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स करेंगे रिक्रूट, और हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी तो फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस सब में हो रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का पैथोलॉजी ये है कि रिस्ट्रिक्ट ही तब करेगा जब फाइब्रोसिस हो रहा होगा, तो इन्फ्लेमेशन फाइब्रोसिस, ठीक है। इट इज नॉट ब्लैक लंग डिजीज बिकॉज ऑफ डिफ्यूज फाइब्रोसिस, ठीक है। फक्त अपर लोब, तो लंग में बात की थी सिर्फ एस्बेस्टस में लोअर लोब होता है, बाकी में अपर लोब होता है। कैप्लन सिंड्रोम का बहुत होगा इसमें, ठीक है। कैप्लन सिंड्रोम किसको कहते हैं कि अगर हमारे पास न्यूमोकोनियोसिस प्लस र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के आ जाए तो उसको कैप्लन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास होता क्या है, अच्छा हाँ, न्यूमोकोनियोसिस एसोसिएटेड विद र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस इज कॉल्ड कैप्लन सिंड्रोम।
अच्छा, एंथ्रेकोसिस क्या होता है, हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, यही चीज़ है, कार्बन की वजह से होती है, मगर ये हमारे पास माइल्ड एक्सपोजर की वजह से, ठीक है। तो कोल में अगर माइल्ड एक्सपोजर हो रहा है, सॉरी, अगर कोल का एक्सपोजर हो रहा है ना, तो कोल के एक्सपोजर की वजह से हमारे पास कोल वर्कर निमोकोनियोसिस होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास कार्बन एडेड मैक्रोफेजेस होंगे जो कि सिम्प्टोमेटिक करवाएंगे उसको। मगर अगर हमारे पास सिर्फ कार्बन जो हमारे पास ये व्हीकल्स वगैरह से एक्सपोजर हो रहा है, माइल्ड एक्सपोजर हो रहा है, तो हमारे पास वैसी कलेक्शन होगी ऑफ कार्बन एडेड मैक्रोफेजेस जो कि एसिम्प्टोमेटिक होंगे, उसको कहते हैं एंथ्रेकोसिस, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी बेरिलोसिस। बेरिलोसिस याद है ना, बेरिलियम एक्सपोजर होता है इन एरोस्पेस एंड माइनर्स। तो हमारे पास क्वेश्चन स्टेम में कोई नासा वर्कर होगा या कोई माइनर होगा इसमें होगा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है सिमिलर टू सार्कोइडोसिस होती है, क्योंकि हमारे पास ग्रेनुलोमेटस होता है और नॉन केसिएटिंग हाइलर लीजन में होता है, ठीक है। तो रिमेंबर अभी तक हमने ग्रेनुलोमेटस नॉन केसिएटिंग के कितने पढ़ लिए हैं, एक तो हमने कहा है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, एक हमने कहा सार्कोइडोसिस, और तीसरा निमोकोनियोसिस का आगे है बेरिलोसिस स्पेसिफिकली, ठीक है। तो बेरिलोसिस नासा वर्कर्स और ग्रेनुलोमेटस नॉन कैंसिएटिंग हाइलोनेफ्रिटिनोपैथी हो रही होगी जो कि रिस्पॉन्ड करेगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेम एज सार्कोइडोसिस। इसमें हमारे पास रिस्क इंक्रीज हो जाता है ऑफ कैंसर एंड कोर पल्मोनल, ठीक है। कोर पल्मोनल होता है कि जब हमारे पास लंग्स इतने इफेक्ट हो जाते हैं कि हार्ट फेलियर की तरफ जाना शुरू होता है, तो लंग इफेक्ट हुए हैं और साथ में हार्ट भी इफेक्ट हो गया, तो उसको कोर पल्मोनल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या आया था, कैप्लन सिंड्रोम, सी से कार्बन, सी से कोल, सी से कैप्लन सिंड्रोम, ये सारे हमारे पास इफेक्ट हो रहे होते हैं इन इसमें कोल वर्कर्स में। बेरिलोसिस में याद रखना कि हमारे पास कैंसर के ज़्यादा होते हैं, कोर पल्मोनल के ज़्यादा होता है, ठीक है। और साथ हमारे पास क्योंकि ऑब्वियसली हायर रीजन को भी इफेक्ट करें तो कैंसर के ज़्यादा हो रहा होगा उसमें, ठीक है। अगेन हमारे पास अपर लुप्स इफेक्ट हो रहे होते हैं। जो सिलिकोसिस है ना, सिलिकोसिस में याद रखना कि हमारे पास सिलिकोसिस में हमारे पास जो है वो सैंड ब्लास्टिंग वर्कर्स, सिलिका माइनर्स, रोड साइड और फाउंड्रीज, आई डोंट नो व्हाट दोस आर, पर उसमें होता है, ठीक है। इसमें जो न्यूमोकोसिस है ना, वो हमारे पास इसका रिस्क होता है ओनली न्यूमोकोसिस एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ टीबी। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास फैगोलाइसोसोम्स ये डिस्ट्रक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये इनहिबिट करते हैं उसको फैगोलाइसोसोम्स को, ठीक है। जब ये फैगोलाइसोसोम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी फैगोसाइटोज करने लगते हैं वो फैगोसाइट्स जो होते हैं जो रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स फैगोलाइसोसोम्स, ताकि वो ब्रेक डाउन कर सकें, ये जो हैं ये उनको इनहिबिट कर रहे होते हैं सिलिकोसिस, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा होगा, अब जो हमने इसमें पढ़ा ना कैप्लन, कैंसर, कोल पल्मोनल, इसमें ये तीनों चीज़ें आ गई, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में क्या नजर आएगा, एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन। जो हमारे पास एस्बेस्टस था उसमें एक्सरे में क्या सीटी में क्या नजर था, आइवरी वाइट क्रिस्टल्स और एस्बेस्टस बॉडीज़। जो हमारे पास ये था कोल वर्कर्स था उसमें ब्लैक लंग डिजीज़, ठीक है। जो हमारे पास ये था बेरिलोसिस था उसमें ग्रेनुलोमेटस नॉन केसिएटिंग हाइलर रीजन में ही नजर आया था। मगर जो हमारे पास सिलिकोसिस है उसमें हमारे पास क्या नजर आएगा, एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन ऑन हाइलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। इसको टीबी से याद रखना कि टीबी में जैसे हमारे पास हाइलर लिम्फ नोड्स इफेक्ट हो रहे थे, इसमें हमारे पास हाइलर लिम्फ नोड्स इफेक्ट होकर एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन भी करवा रहे होंगे, ठीक है। जबकि जो सार्कोइडोसिस है उसमें जो हमारे पास बेरिलोसिस है, सार्कोइडोसिस से सिमिलर था, जिसमें हमारे पास नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमास थे, तो वो हमारे पास ज़्यादा रिस्क इंक्रीज कराता है कैंसर और कोर पल्मोनल का, ठीक है। अल्लाह अकबर। आखिरी में हमारे पास बस ये ऊपर एक थोड़ी सी स्लाइड है, ठीक है। इसमें याद रखना कि रिस्ट्रिक्टिव के ये सारे होते हैं PFTs, ठीक है। और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है लंग बायोप्सी होती है, मगर ज़्यादातर हम नहीं करवाते क्योंकि डायग्नोसिस इसमें हमारे पास इतना, एक तो ये महंगी भी हो, पर हमारे पास इतना क्लियर भी नहीं होता। जो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है वो हाई रेजोल्यूशन CT है, ठीक है। बाकी चेस्ट एक्सरे पे हमारे पास जो ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसमें हमारे पास ग्राउंड क्लास अपीयरेंस होगा अर्ली में, हनीकॉम लेटर में, अर्टिकोनॉर्जियल और शैडोस होंगे। उससे लेट कॉम्प्लिकेशन फाइब्रोसिस होगी लंग्स में, तो श्रंकन लंग्स, हनीकॉम अपीयरेंस होगी, हाइपोक्सीमिया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कॉपर में कुछ रहता नहीं क्या। हाँ, बस ये बात थी कि अगर क्लबिंग और बायलेटरल क्रेब्स से जाते हैं तो ब्रोंकिक्टिसिस होता है, मगर अगर साइनोसिस के साथ आ रहा होगा तो ILD होगा। बायलेटरल क्रेब्स, क्लबिंग प्लस साइनोसिस, ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ एंड इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस को एक साथ यूज़ किया जाता है अक्सर, ठीक है। बस ख़त्म।